आप देख रहे विधानसभा चुनाव हमारी विशेष पेशकश मेरा वोट मेरी सरकार। अगर अभी चुनाव हो तो प्री पोल सर्वे जो IVL7 और द वीक के लिए किया CSDS ने, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं दरअसल छत्तीसगढ़ के अंदर अगर अभी चुनाव हो जाए तो किसको कितनी सीटें मिल सकती है। हमने वोट शेयर आपको बताया था, अब आपको बताते सीटें। बीजेपी को 61 से 71 सीटें मिल सकती है 90 में से। जी हां, 61 से 71 सीटें यानी 2/3 से भी ज्यादा सीटें। और पिछली दफा इनके पास 50 सीटें थी तो लगभग 15 सीटें अगर हम बीच की अगर फिगर मान। कांग्रेस को 16 से 24 सीटें मिलती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 से 2 और अन्य के खाते में 1 से 5। यानी इस वक्त की जो स्थिति है इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ये ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर पोलिंग हो गई तो 61 से 71 सीटें, 16 से 24 सीटें और 2 सीटें से बीएसपी को। अगर हम इस पर बात करने के पहले एक बार आपको बता दें दरअसल चुनाव का असल मुद्दा क्या नजर आ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर है, वो है महंगाई यानी कीमत, प्राइस राइज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर कीमत है और दूसरी है किसानों की समस्या, तीसरा है भ्रष्टाचार और उसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या है। और छत्तीसगढ़ की जब भी चर्चा होती है तो एक मसले की सबसे बड़ी चर्चा होती है वो नक्सलवाद, क्योंकि नक्सलवाद का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है छत्तीसगढ़। लेकिन बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं, अति महत्वपूर्ण, यानी सिर्फ 14 लोग कह रहे हैं कि नक्सलवाद अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण है, सिर्फ 22%। महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं, 47% लोग कह रहे हैं और 47% की कोई राय नहीं है। ये आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हरिवंश जी, आपकी क्या राय है? ये जो आंकड़े आ रहे हैं कि 61 से 71 सीटें, क्या आंधी सुनामी तूफान चल रहा है इस वक्त वहां पे? हाँ हुआ जी। हरिवंश जी, मेरा सवाल आपसे है, लगता है हरिवंश जी से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही। संजय जी, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए आशुतोष, सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहूं, जो आपने मुद्दों की बात की। आपने कहा प्राइस राइज, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, फिर भी 10% लोग ही उसको सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, 11% लोग कह रहे हैं। विकास और महंगाई, ये एक ओपन एंडेड सवाल है जिसमें हम कोई मेन्यू नहीं देते। हम उन्हें ये नहीं बताते इन 5 मुद्दों में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। इसी के लिए हम सिर्फ एक सीधा सवाल पूछते हैं, चुनाव में वोट देते वक्त आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 50% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी। उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं। तो ये स्पष्ट कर देना दर्शकों को जरूरी है, नहीं तो ये 10% से बड़ी भ्रम पैदा होती है। 2 बातें और इसमें खास, नेतृत्व। आपने प्रभु शुरू में कहा कि नेतृत्व ज्यादा जरूरी हो गया है, नेतृत्व पर राय नहीं है लोगों की। विकास सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, लोग विकास चाहते हैं। दरअसल इसका मतलब यही हो ना कि उनको विकास दिखाई दे रहा होगा कि विकास की वजह से हम जो वोट, अब मैं तो सर्वे को कंसिस्टेंसी मान के चल रहा हूं। हालांकि सर्वे जो है उसके ऊपर मेरे को अभी पूरा विश्वास नहीं है कि इस तरह का रिजल्ट आने वाला है। का हमारा तो धर्म है, हम किसी मेरे को लगता है कि डायरेक्शन हो सकता है ठीक जा रहे हैं, पर इस तरह की सीटें आएंगी मेरे को अभी थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसके अंदर। नहीं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्वे जो है वो 14 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर डायरेक्शन हो सकती है आपकी, ठीक हो। सर्वे का होता है कि डायरेक्शन पर विकास मुद्दा का अनुमान बताता है जिस समय सर्वे किए गए कि आंकड़े कैसे हो सकते हैं। अब चुनाव में तो भी 1 महीने बाकी है, निश्चित रूप से आंकड़े बदल सकते हैं। कीमतों का मुद्दा तो 1945 से चल रहा है यार, उसको आप जब भी सर्वे उठा के दे दीजिए। क्या आपको 61 से 71 का आंकड़ा अविश्वसनीय लगता है? थोड़ा अगर वोट शेयर में 6% का इजाफा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये नहीं 6% का बजाय उतना कन्वर्जन होना चाहिए सीटों के हिसाब से कि 1% की वहां दो तरफा लड़ाई है, तीसरे को वोट बांट ही रहा है, उसमें हो सकता है कि 61 सीटें आ जाए। परंतु जो आपने पहले दिखाया है, जिससे पिछली बार का रिजल्ट जो 1% का डिफरेंस है, 6% का वोट टर्नआउट होता है, इसके बारे में मेरे को डाउट है। अगर 6% होगा तो सीटें इतनी आ सकती है। मैं नहीं कहता 6% का, अगर 4% का भी है तब भी 60 जा सकते हैं कि 4% का स्विंग अगेंस्ट कांग्रेस जा रहा है तो सीटें बीजेपी की 60 से ऊपर आ सकती हैं। परंतु मेरे को डाउट है कि 4% का स्विंग है उसके अंदर। जी, इसमें एक और दिलचस्प आंकड़ा विवेक, आपके जवाब से पहले, 18 से 22 साल की जो उम्र वाले वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, 55% लोग बीजेपी के पक्ष में वोट करते दिख रहे हैं, जो हमारा सर्वे कह रहा है। कांग्रेस के पक्ष में 37%, 23 से 25 साल की उम्र वाले 41% और 26 से 35 की उम्र वाले 49%। लगभग 50 का यह आंकड़ा है। युवा वोटर्स किस तरह से अट्रैक्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ, क्या कोई खास वजह है इसके पीछे? देखिए, 2 बात है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने
वहां की सरकार ने वहां एक अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया है, जो सब स्वीकार करेंगे, और शहरीकरण का एक प्रभाव पड़ा। दूसरा, रोजगार के साधन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इंडस्ट्री, उन्होंने औद्योगिकरण को जो प्राथमिकता दी है, उसके कारण रोजगार के साधन बढ़े हैं। इन दो कारणों से युवाओं में जो बाहर पलायन होता था छत्तीसगढ़ के युवाओं का, वो पलायन बंद हुआ है, वो राज्य में रह रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय स्तर से लेकर प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा में जोर दिया, जो रमन सिंह सरकार की प्राथमिकता रही है, वो उसका कारण भी है, जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं उस पर प्राथमिकता देनी है। ट्राइबल और दलित पर सरकार बहुत ज्यादा इंफेसिस दे रही है, प्राथमिकता दे रही है, उसका लाभ पार्टी को मिल रहा है। वो तो बात होगी, बट एक चीज संदीप, बुनियादी सवाल जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं, जो मुझे लगता है जो बात प्रभु उठा रहे हैं, थोड़ा बात संजय जी उसको अगर आप क्लियर करें ज्यादा बेहतर होगा, कि अगर 2008 में पोलिंग के समय कांग्रेस और बीजेपी के वोट में सिर्फ और सिर्फ 2.3% का वोटों का फर्क है, आज यह आंकड़ा बढ़कर 14% हो गया। अगर 2.3 से बढ़कर 14% हो रहा है, तो ये कई सवाल खड़े करता है। ये सर्वे पर भी हो सकता है सवाल खड़े करे, और हो सकता है ये आंधी तूफान हो, तो हो सकता है ये 90 के 90 सीटें लेके चली जाए, क्योंकि 14% का जो फासला होता है बहुत बड़ा फासला। हमारे ख्याल से अगर आप क्लियर करें हमारे दर्शकों के लिए बहुत बेहतर होगा। नहीं, बिल्कुल, ये जो 14% का फासला है, इसमें ये जो हम जो दूसरा एंड दिखा रहे हैं 61 से 71 बता रहे हैं, अगर सचमुच 14% का फासला हुआ तो 71 ये हो सकता है 75 भी हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। प्लीज एक्सप्लेन। अगर ये फासला सचमुच इतना रहा तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हो सकता है बीजेपी 71 का भी फासला पार कर जाए, 71 को भी पार के 75-78 पे पहुंच जाए। और ऐसे कभी कभी चुनाव होते हैं। सिक्किम के आप चुनाव देखिए, एक पार्टी है जो लगातार वो सारी की सारी सीटें वही जीतती रही है पिछले 3 चुनाव में। 1987 में हरियाणा का चुनाव, वहां पर भी 90 सीटें हैं, बिल्कुल साफ कर दिया था। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी नहीं, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप उसको देख लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि परसेंटेज ऑफ वोट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीट्स। मैं आप एक एग्जांपल दूंगा, बहुत ज्यादा होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप मैं वही बताना चाह रहा हूं। 29% वोट था बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा के इलेक्शन में, और उसको मिली थी सीटें 21, और कांग्रेस को 18% वोट मिला और उसको सीट मिली थी 22। तो आप देख लीजिए 11% का अंतर था, और सीटों के अंतर में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब यह है नहीं, तो पलट के भी तो मिसाल दी जा सकती है। 2012 के चुनाव में और 135 सीटों का अंतर आ गया। जब 4 कॉर्नर कंटेस्ट होगा, वहां 30% वाला भी 200 सीटें ले जाएगा। यार ये बेसिक क्वेश्चन है सिफोलॉजी का प्रिंसिपल, कि जिसके वोटों का सिफोलॉजी का कोई प्रिंसिपल नहीं है। 4 लोग लड़ेंगे 25-25। सिफोलॉजी इसीलिए सिफोलॉजी आप नहीं समझना चाहते। दूसरी बात है, जब 4 लोग लड़ेंगे जिसके 26% वोट होंगे, बाकी 24 कोई प्रिंसिपल नहीं है। नहीं, अभी सवाल जो आशु ने उठाया वो अभी भी बना हुआ है। 14% में राकेश जी आप बताइए, 14% का अंतर, फिर तो ये सुनामी है। देखिए, अगर हम बिल्कुल इसको फेस वैल्यू पे ले, और हम ले रहे हैं तभी दिखा रहे हैं। देखिए, रमन सिंह सरकार के अतिरिक्त जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो एक व्यवस्था विरोधी सेंटिमेंट है, वो इस सर्वे में काम कर रहा है। और दूसरी बात जो इसमें काम कर रही है कि वहां जो 14% के अंतर में जो सीट नहीं, विवेक जी कह रहे हैं सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ। नहीं, जो ये युवा वोटर वाली बात जो मैंने उठाई, नरेंद्र मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है क्या? कि ये सिर्फ रमन सिंह का करिश्मा है? कहेंगे कि फैक्टर नहीं, देखिए वो फैक्टर तो पूरे देश में काम कर रहा है। अभी युवाओं में नहीं, तो रमन सिंह का काम नहीं कर रहा है, उनका कमाल। दोनों फैक्टर मिल गए, कंपाउंड कर रहा है। युवा वोट किसके लिए आ रहे हैं? वो जाए ना वोट करने के लिए, ये भी तो हो सकता है। युवा के अंदर ये हो सकता है कि एक इन्होंने जो उत्तर प्रदेश और इसकी तुलना की, देखिए उत्तर प्रदेश की संरचना और छत्तीसगढ़ की संरचना में अंतर है। यदि यहाँ का वोट परसेंटेज 14% का मार्जिन है, तो ये संजय जी ठीक करें कि 75 सीटें भी आ सकती हैं, जो हालत है। 80 से ऊपर आएंगी, 14% का डिफरेंस हुआ। हरिवंश हमारे साथ लगातार रांची से बना। हरिवंश जी, मैं ये एक बुनियादी सवाल खड़ा कर रहा हूं कि भाई जहां पे सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम है, और बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम पूरी तरीके से एंट्रेंस और एस्टैब्लिश्ड है, वहां पर जिसको भी 1% ज्यादा वोट मिल जाएगा, पता है वो अपने बल पे बहुमत पा सकता है और रिकॉर्ड सीटें ला सकता है। यहां पर वोटों का परसेंटेज जो नजर आ रहा है वो 14% का नजर आ रहा है, और सीटें 61-71 की बात की जा रही है। तो क्या लगता है आपको? आपने कहा कि आपको जब वहां गए और आपने देखा तो आपको कुछ दूसरी तस्वीर नजर आ रही थी। नहीं, दरअसल एक तो यह कि 14% का फासला अगर होता है तो सचमुच सीटें और बढ़ेंगी। ये तो मैथमेटिकली या जिस आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं उस पर यह कह सकते हैं, पर वाकई क्या ऐसा है क्या? ये अगर आप छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो वहां एक रमन सिंह के बाद उनके नीचे के मंत्रियों के भ्रष्टाचार को लेकर जो एक गहरा असंतोष वहां दिखाई देता है जी। जिस तरह की चीजें मंत्रियों पर, जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, उनको आप अनदेखा नहीं कर सकते। जरूर रमन सिंह उनके सामने एक ऐसा चेहरा है जिसके विकल्प में कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा फर्क पैदा कर सकने की स्थिति में है, यह देखा जाना
चाहिए। 10 वर्षों का इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। मोदी का अगर असर है, मोदी एक बार सरगुजा गए हैं, तो वो यूथ्स के वोट में जो आपके यहां गणना दिखाई दे रही है कि इतने यूथ्स 52% उनके बीजेपी के पक्ष में, वहां दिखाई दे सकता है। लेकिन एक साथ इतना बड़ा फासला होगा, इसमें अभी आशंका नहीं। आप जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं हरिवंश जी, लेकिन अगर हम पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो यहां पर काम को इनाम देता दिख रहा है भारतीय वोटर। अब वो एंटी इनकम्बेंसी कोई चुनावी चर्चा में विश्लेषण उसका करना अब इतना जरूरी रह भी नहीं गया। तरुण गोगोई हो, शीला दीक्षित हो, अगर नरेंद्र मोदी की भी हम बात करें, जहां काम हो रहा है, लोगों को दिख रहा है, वो एंटी इनकम्बेंसी को भुला देते हैं आजकल। दिखाया भी जा सकता है बना करके। नहीं, वो सही है, पर रमन सिंह के नीचे रमन सिंह के मंत्रियों को लेकर जो गहरा असंतोष, आंदोलन और जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप वहां लगते रहे हैं, वो एक बड़ा गहरा फैक्टर है जिसको अनदेखा कर रहे हैं। और समाज का जो समीकरण का हिस्सा है, जैसे वहां साहू बहुत डोमिनेंट है, साहू समाज का भी गहरा एक मतभेद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद से चल रहा है। इन सब चीजों का लोग कहते हैं कि गहरा वहां असर पड़ने वाला है। अभी 10 पहली सूची में 10 लोगों की सीटें बीजेपी ने काटी हैं, उनमें से कई एक लोग रिबेल हुए हैं, जिनका क्या असर होगा चुनाव में अभी कह पाना मुश्किल है। दूसरा, बीजेपी की सरकार में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हुआ, तो पैसे भी बहुत सारे लोगों को मिले हैं, और जिनके पास पैसे हैं, जो राजनीति में जाने के वहां बड़े दावेदार हैं, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट में, वो इंडिपेंडेंट होकर खड़ा होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन सबका क्या असर होगा, क्या वो 14% फासला की स्थिति रहेगी, ये कह पाना मुश्किल है। कह पाना। संजय जी, आपसे आखिरी सवाल ब्रेक पर जाने के पहले। नहीं, देखिए, जब हमने, मैं फिर कह रहा हूं, जब हमने सर्वे किया, इस समय 14% का फासला दिखाई पड़ता है। इसका सर्वे इस बात का बिल्कुल दावा नहीं करता कि चुनाव के दिन भी यही 14% का फासला रहेगा, लेकिन यह जरूर है, जैसा प्रभु जी पहले भी कह रहे थे, ये डायरेक्शन जो दिखाई पड़ रहा है, इसको ये पलटना, ये बहुत असंभव सा दिखाई पड़ता है। डायरेक्शन यही होगा, फासला कम। डायरेक्शन क्या लगता है आपको? कांग्रेस की, बीजेपी की जीत हो रही है या 2/3 सीटें मिल रही, क्या डायरेक्शन? इस बात से बिल्कुल, कम से कम यह सर्वे इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी बिल्कुल निश्चित रूप से अगली बार फिर सरकार बनाएगी। 2008 से ज्यादा सीटें भी लेगी। ये डायरेक्शन भी दिख रही है कि 50 से ऊपर जा रही है। बिल्कुल, ये ज्यादा सीटें लेके बनेगी। अब वो 61 होगा, 71 होगा या 58 होगा, इस बात पे कोई झगड़ा नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पूछना चाहूंगा इनसे कि ये 14% का स्प्रेड इवन है कि नहीं है? नहीं, वो तो इन्होंने ये इवन नहीं है। हाँ, वही है ना, कई जगह इतनी जीत हो गया मार्जिन की और कई जगह मार्जिन कम होगा। वो फिर फंसाने वाले सवाल करने लगते हैं। आपको जवाब मालूम है और सवाल पूछ रहे हैं। अगर कुछ तो आप मतलब ये चाहते हैं कि हम लोग जो आप पूछे वही बोले। नहीं, स्प्रेड तो इवन होगा ही। अगर इवन नहीं है, अगर स्प्रेड तो होगा ही। जहाँ बिक्री और मार्जिन कम है, आपने थोड़ी बुलाया कि नहीं, आप जो बोलेंगे हम वही बोलेंगे, हम डिबेट नहीं करेंगे। इवन का जब इवन नहीं है, तो जहां मार्जिन कम है बीजेपी और कांग्रेस, वहां हो सकता है सीटें बढ़ सकती है कांग्रेस की और बीजेपी की कम हो सकती है। जहां मार्जिन ही 14% का, वहां तो कोई चांस नहीं है किसी की बीजेपी दूसरे का हारने का। तो संजय जी को पता होगा कि मार्जिन इवनली स्प्रेड नहीं है, तो जिस स्टेट में कम है वहां सीटें बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकती है। विवेक, 30 सेकंड्स। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, देखिए कि जब आप वोट को सीधे सीधे सीट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नॉट टेनेबल, वो हो ही नहीं सकता है। और जब टैक्टिकल वोटिंग हो जाती है शुरू, तब तो और भी दिक्कत होने लगती है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह फर्रुखाबाद से और फैजाबाद तक लोग टैक्टिकल वोटिंग करके निकाल ले आते हैं। तो वो ट्राइबल जो बेल्ट है और शेड्यूल कास्ट बेल्ट है, उसके अंदर देखना पड़ेगा क्या टैक्टिकल वोटिंग होती है। अगर टैक्टिकल वोटिंग होगी तो मुझे नहीं लगता ये स्विंग उतना बड़ा रह जाएगा। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं तो हम आपको बताएंगे आखिर कांग्रेस की अगर सरकार बने तो कौन होगा उनका मुख्यमंत्री, यानी उनकी तरफ से सबसे लोकप्रिय व्यक्ति कौन होगा। छोटे से ब्रेक, कहीं मत